जय किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा। उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कही बात। पंजाब और हरियाणा के बीच बढ़ता जा रहा है पानी विवाद। पंजाब विधानसभा में पास किए गए प्रस्तावों की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की निंदा। राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित के बारे में सोचने का किया आग्रह। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने जैव विनिर्माण के लिए बायो 3 नीति के तहत जैव एआई पर प्रस्ताव किए। आमंत्रित एआई और जैव विज्ञान से स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के लिए बायो एआई हब स्थापित करने का है प्रस्ताव। दक्षिण भारत में मछली पकड़ना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि लाखों लोगों की है आजीविका। जैसे जैसे भारत भर में बढ़ रही है खपत, मछली बनती जा रही है आधुनिक सुपरफूड। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून में कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों तक वैज्ञानिकों की पहुंच सुनिश्चित कराए जाने के लिए वैज्ञानिकों की 2000 टीमें बनाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों की टीमें देश के प्रत्येक जनपद में जाकर वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उत्पादन में वृद्धि, किसानों को आधुनिक खेती और तकनीकी से जोड़ने, कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड में अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य में कृषि का क्षेत्रफल घटा है लेकिन उत्पादन बढ़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने उत्तराखंड में सिंचाई के संसाधनों के विस्तार के लिए उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने इसके लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने काफी पहले से ही की है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी छोटी जल संरचनाएं बनाने का काम हो और इसके लिए ग्रामीण विकास योजना से और वाटर शेड स्कीम से पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों या मैदानी क्षेत्रों, सिंचाई के साधनों का विस्तार। मैदानी क्षेत्रों में तो सिंचाई की व्यवस्था पहले से ही काफ़ी उत्तराखंड सरकार ने भी की है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी छोटी जल संरचनाएं बनाने का काम, चाहे वो झरनों का विकास हो, चेक डैम, स्टॉप डैम हो, खेत तालाब हो, उसके लिए ग्रामीण विकास विभाग से भी, वाटर शेड की स्कीम से भी पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिमालयन ग्रामीण ब्रांड और प्रीमियम आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए भी केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और इसके लिए हम टीम भी भेजेंगे और वर्कआउट करेंगे। कीवी, शहद जैसे उत्पादों के लिए यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और उसके लिए राशि प्रदान की जाएगी। हिमालयन ग्रामीण ब्रांड और प्रीमियम आपूर्ति श्रृंखला का विकास के लिए भी केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। इसके लिए भी हम टीम भी भेजेंगे और वर्कआउट करेंगे। कीवी, शहद जैसे उत्पादों के लिए यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, उसके लिए राशि प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यहां कृषि मशीनीकरण और महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करेंगे। आपने कृषि के क्षेत्र में जो विकास किया है उसको और बढ़ावा देने के लिए हम कृषि मशीनीकरण योजना के लिए, विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए बहनें यहाँ बड़ी संख्या में काम करती खेती में, आपने राशि चाहिए है, हम वो राशि प्रदान करेंगे चरणबद्ध तरीके से। अब इस साल तो हमने लगभग 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया ही है, आगे चरणबद्ध तरीके से इस राशि को बढ़ावा दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पंजाब विधानसभा में पानी के विवाद को लेकर पास किए गए प्रस्तावों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह इस पंजाब सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री ने पंजाब को राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित के बारे में सोचने का आग्रह किया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में देश भर में उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT की 2 व्यापक योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी। एक योजना जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास बायो राइट के रूप में विलय कर दिया गया है, जिसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री नामक एक नया घटक शामिल है। उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण के दायरे में स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्रों में डेटा आधारित और अत्याधुनिक प्रतिमानों के निर्माण के लिए बायो AI हब की स्थापना की जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने जैव विनिर्माण के लिए बायो E3 नीति के तहत जैव AI पर प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। AI और जैव विज्ञान के संयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण और नवीन अनुसंधान प्रदान करने के लिए शिक्षा और उद्योग में बायो AI हब स्थापित करने का प्रस्ताव है। बायो AI के लिए आशय पत्र LOI को बायो मॉलिक्यूलर डिजाइन, संधारणीय कृषि, सिंथेटिक बायोलॉजी, आयुर्वेद और जीनोम डायग्नोस्टिक्स में प्रमुख जैविक चुनौतियों को हल करने के लिए और जीव विज्ञान में AI का उपयोग करने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। दक्षिण भारत में मछली भोजन से कहीं ज्यादा है। मछली पकड़ना न सिर्फ परंपरा है, यहाँ लाखों लोगों की ये आजीविका भी है। और जैसे जैसे भारत भर में मछली की खपत बढ़ती जा रही है, इसकी भूमिका सांस्कृतिक पहचान से आगे बढ़कर आधुनिक सुपर फूड बनने तक पहुंच रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक शहर आधारित स्टार्टअप वृद्धि टेक्नो फार्म्स भारत के मछली उद्योग में तकनीक को अपना रहा है। उद्देश्य मछली की बिक्री से कहीं अधिक अपने स्वास्थ्य और खाद्य चक्र के बीच की खाई को पाटने का है। हमने ये फिश चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ा हुआ है और ये स्टार्टअप उसी बिहाफ पे है, जिस बेसिस पे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NFDB के थ्रू उनसे अप्रोच की। उन सबको उन्होंने ये प्रोजेक्ट के बारे में सराहा, काफ़ी सपोर्ट दिया और क्योंकि इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और ये 2 चीज़ों को सॉल्व करता है प्रॉब्लम। एक है कि हमारा जो नींव है वो रूरल एम्पावरमेंट ऑफ फार्मिंग और अर्बन हेल्थ, ये दोनों चीज़ को बैलेंस करते हुए इस फूड चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है। ये कोशिश खाद्य प्रदूषण से मुक्त एक स्वस्थ पीढ़ी बनाने की है। इस कोशिश को साथ मिला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, जिससे न केवल उन्हें सब्सिडी मिलती है बल्कि एक्वा फार्मिंग और मछली विपणन के बारे में ज्ञान साझा करने से उन्हें अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में भी मदद मिली है।
where the fish is sourced direct from the farmers in the farm, and they will be doing a primary quality check over there, and it will be loaded, and then it will be comes to our processing unit at 0 to 4 degrees Celsius by using insulated boxes. So once it reaches our processing unit, we will be inverting the fish. We will be doing the organoleptic and the chemical analysis of the fish like ammonia, formalin, physical tests like gills, and then odor, and then texture of the fish, scale, so etc. We will be checking, and then once it all get shortlisted and it once get checked box or ticked off, we will be inverting the fish inward. वृद्धि टेक्नो फार्म्स तमिलनाडु और केरल के विभिन्न हिस्सों के मछुआरों से सीधे रसायन मुक्त मछली की किस्में मंगवा रही है। कोयम्बटूर के कलापट्टी में अपनी प्रसंस्करण इकाई में वे अपने उत्पाद की स्वच्छता और ताजगी की पुष्टि करने के बाद उसे साफ करते हैं और फिर घर घर पहुंचाते हैं। ये सभी प्रोडक्ट सीधे मछुआरों से खरीदारों तक उपलब्ध हो रहे हैं। इससे मछुआरा समुदाय तो लाभान्वित हो ही रहा है, ये भी सुनिश्चित हो रहा है कि ग्राहक ने पौष्टिक मछली उत्पाद खरीदे हैं। कोयम्बटूर से हरिहरन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अति पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है, और इसी कड़ी में वाराणसी के 302 मुसहर परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने की बड़ी पहल प्रशासन द्वारा की गई। राइफल क्लब वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के बीच AMU साइन हुआ है, जिसमें नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली द्वारा मुसहर परिवारों को रोजगार से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 3.91 करोड़ रुपए CSR फंड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके अंतर्गत मुसहर परिवारों को अगरबत्ती निर्माण, दोना पत्तल बनाने, तेल घानी, चप्पल बनाने एवं बकरी पालन से जोड़ा जाना है। हमारे जो मुसहर परिवार है उसमें 302 परिवारों को चिन्हित किया गया है। उनके लिए बकरी पालन, तेल घानी, दोना पत्तल, चप्पल फैक्ट्री उनको बना के दिया जाएगा, जिससे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए, अपने परिवार का पालन करें। और ये जिला प्रशासन और नॉर्दर्न कोलफील्ड के द्वारा ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि नॉर्दर्न कोलफील्ड ने 4 करोड़ का CSR फंड दिया है। और जीरो पॉवर्टी का कैंपेन भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है। उसके तहत 3,500 मुसहर परिवार जनपद वाराणसी में जो है उन्हें अलग अलग योजनाओं से संतृप्त किया गया। एक मुसहर उन्नयन परिवार अभियान नाम से वाराणसी में पिछले 1 साल से चल रहा था, तो लगभग 12 योजनाओं से इन सभी परिवारों को संतृप्त किया गया। तो एक चीज़ देखी गई कि इनमें कुछ परिवार महिलाएं ऐसी निकली जो कुछ रोज़गार का काम करना चाह रही थी, पर उनके पास कोई साधन नहीं। तो ऐसे 302 परिवारों को पहले फेज़ में बकरी पालन, चप्पल बनाने की फैक्ट्री का कार्य, दोना पत्तल की फैक्ट्री और अगरबत्ती बनाने की यूनिट, तेल घानी की यूनिट, इन तरीके के कार्यों से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये मुसहर कम्युनिटी के आजीविका संबंधी ये प्रस्ताव CDO वाराणसी से प्राप्त हुआ, जिसमें कोल मंत्रालय ने इसे काफ़ी उपयोगी पाया। उसके दिशा निर्देश में और हमारे NCL केसेस प्रबंधन के मार्गदर्शन में और CDO साहब के सहयोग से हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये कार्यक्रम सफल होगा, और जिसके लिए जो हमारी मुसहर कम्युनिटी है, जिस परिवारों के लिए बना हुआ है, वो यह पूर्णतः अपना सहयोग करके वांछित रिजल्ट पाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने NDMC नियंत्रण कक्ष का दौरा कर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मॉनसून में जनता को जलभराव की स्थिति से राहत मिले, और इसी के मद्देनजर दिल्ली में एकीकृत कमांड सेंटर और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। हमने 4 दिन पहले की बारिश देखी, उसमें देखा कि हर डिपार्टमेंट के पास में अपने कंप्लेंट सेंटर जो है वहाँ पर कॉल्स जाते हैं। सभी का इंटीग्रेटेड एक ही सिस्टम बने। यहाँ पे NDMC के जो है बिल्डिंग में, स्मार्ट सिटी में बहुत ही अच्छा कमांड सेंटर बना हुआ है, जो अभी केवल NDMC के काम आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर NDMC, MCD, PWD, DDA, फ्लड और हमारा जल बोर्ड, ये सारे डिपार्टमेंट का एक ही कंट्रोल से हम यहाँ पे कमांड सेंटर बनाएं और दिल्ली को एक ही नंबर दें,
कि आप इसी नंबर पे अपने वाटर लॉगिंग के लिए, और ये स्पेशली मॉनसून को देख के हम कर रहे हैं। और किसान समाचार में आप बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान किस तरह से इस मौसम में अपने खेती का ख्याल रख सकते हैं, आइए जान लेते हैं। और उससे पहले आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। सोमवार के दिन केरल की मंडियों में आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 3 मई को केरल की पुल्लपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा 25,700 रुपए। 5 मई को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 25,900 रुपए। जबकि राज्य की ही कलपेट्टा मंडी में इस दौरान कॉफी के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 3 मई को कॉफी की कीमत थी 26,200 रुपए। 5 मई को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 26,100 रुपए। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 मिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी की अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 मई को गेहूं की कीमत थी 2,700 रुपए। 5 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और गेहूं की कीमत 2,700 रुपए पर बनी रही। हालांकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में बीते शनिवार गेहूं 2,425 रुपए पर बिका। सोमवार को इसके सौदों में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,430 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की मंडी अशोकनगर की बात की जाए तो यहाँ 3 मई को गेहूं की कीमत रही 2,450 रुपए। 5 मई को इसकी कीमत में 341 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद गेहूं का भाव हो गया 2,791 रुपए। इन दिनों देश भर में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद जारी है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 7,48,054.95 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही इसे देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। वहीं समय समय पर सरकार देश में उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप भी करती है। पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है
सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन और भिंडी के पौधों से सब्जियों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान आहू धान की बुवाई जारी रखें। यहाँ इस समय केला, अदरक, हल्दी और पपीते के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। साथ ही यहाँ इस समय जूट की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के किसान गर्मियों में सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मिजोरम के किसान मक्के की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय अदरक और हल्दी की बुवाई की जा सकती है। मणिपुर में किसान इस समय सोयाबीन और मूंगफली की बुवाई जारी रखें। त्रिपुरा में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान केले के नए पौधों का रोपण भी कर लें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान भिंडी के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में ही किसान मक्के की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में जूट की बुवाई की जा सकती है। वहीं बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान लहसुन की पकी पौध की खुदाई का काम कर लें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाकों के किसान आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज जैसी कंद वाली सब्जियों की पकी पौध की खुदाई का काम कर लें। यहाँ मूंग की खेती कर रहे किसान मूंग की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली में सिविक एजेंसियों और सरकार द्वारा एनडीएमसी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा राष्ट्रपति शासन के जरिए बंगाल में सत्ता में नहीं आना चाहती, भाजपा चुनाव जीत कर आएगी। बडगाम में सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद के साथ आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केजीएच हिल्स में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट सागर बोराडे गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली एम्स में एयरलिफ्ट उन्हें किया गया और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। भारत पहलगाम हमले के बाद आतंकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी रोका है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के विजन को साझा किया और भारत की प्रगति में एडीबी की भूमिका की सराहना की। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।